Alright, so we'll start with next set of questions. If a bullet of mass 5 gram moving with a velocity 100 meter per second penetrates a wooden block up to 6 centimeter, then the average force imposed by the bullet on the block is. तो ऐसा है, हमारे पास एक wooden block है. So this is that wooden block, and we have a bullet which is penetrating up to 6 centimeter. तो जो bullet है, it is penetrating up to 6 centimeter inside the block. तो 6 सेंटीमीटर इनसाइड तक गया है. Let's say we have a bullet which went 6 centimeter inside. So what is the average force? मतलब ये distance जो है s equal to 6 centimeter बोला है. So what is the average force? ऐसा हमको पूछा है. तो ये सिंपल क्वेश्चन. हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया है बुलेट का 100 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होने वाला है बिकॉज द बुलेट इज गोइंग टू स्टॉप. क्योंकि 6 सेंटीमीटर जाने के बाद बुलेट रुक जाएगा, मतलब बुलेट इज गोइंग टू स्टॉप, मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बिकम जीरो. और आपको डिस्टेंस भी दिया है और आपको एवरेज फोर्स बोला है. तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग. हाउ कैन यू फाइंड आउट फोर्स? इज सिंपल, बिकॉज आपको पता है फोर्स इज m into a. तो फोर्स इज मास into acceleration. But you also know that कि v square equal to u square plus 2as होता है. तो v तो जीरो है, कि फाइनल वेलोसिटी जीरो है. u square minus 2as हम लोग क्यों लिखेंगे? क्योंकि रिटार्डेशन है. रिटार्डेशन मतलब जब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम होता है, जब स्पीड कम हो जाता है तब रिटार्डेशन होता है, तब नेगेटिव लिखते हैं एक्सेलरेशन को. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे. तो u square equal to 2as, तो a equal to u square by 2s. therefore आपको फोर्स मिल जाएगा मास into u square by 2s. okay, so mass is 5 gram, 5 into 10 power minus 3 kilogram. u square 100 का स्क्वायर 10 पावर 4 आ जाएगा. 2 into s 6 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया. तो दिस इज 5 by 12 बेसिकली. तो यह आ जाएगा आपका 5 by 12 इंटू 10 पावर माइनस 3 प्लस 4 इस प्लस 1 और नीचे से माइनस 2 ऊपर आ जाएगा तो 10 पावर 3 आ जाएगा. ओके, तो once you solve this, 5 by 12 ये आता है 0.417 into 10 power 3. तो आ गया 417 न्यूटन का फोर्स. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. हमारे पास एक बुलेट था 5 ग्राम का विच इज मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड. हमने शूट किया तो ये वुडन ब्लॉक के अंदर 6 सेंटीमीटर तक गया है. तो एवरेज फोर्स हमने पूछा है. फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो वी कैन यूज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ से हमको मिल जाएगा a as u स्क्वायर बाय 2s. ये a मतलब इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा mu स्क्वायर बाय 2s. and then you substitute values and you will get final answer as 417 न्यूटन का फोर्स हमको मिल जाएगा. alright, so this is how you can solve this question. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. next question, a mass 1 kilogram is suspended by a thread. So you have a mass of 1 kilogram which is suspended by a thread. ये 1 kg का मास है. it is lifted up with an acceleration 4.9. मैं इसको AU बोल देता हूँ. AU is 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड लोअर्ड. तो पहले इसको अप मूव किया है फिर इसको डाउन मूव किया है. तो लोअर्ड विथ एक्सेलरेशन मतलब डाउन एक्सेलरेशन इज 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द रेशियोज ऑफ द टेंशंस इज, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज टेकन अप, तो आपको पता है कि जब अप जाता है तो m g प्लस a.
और जब डाउन जाता है तो एम जी माइनस ए। तो यू शुड नो दिस थिंग्स, बहुत सिंपल सा चीज़ है ये, राइट। तो मास इज 1, जी की वैल्यू हम 9.8 ले सकते हैं, 9.8 प्लस 4.9, और यहाँ पे टेंशन आएगा 1, 9.8 माइनस 4.9, तो ये तो 4.9 ही आ जाएगा, whereas this will be equal to 9.8 plus 4.9, तो you have to do this is a simple thing। तो देखो ये कितना आता है, इट इज सिंपल। अदरवाइज अगर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करने तो एक सिंपल तरीका है, दैट इज बेटर थिंग टू डू, लेट्स नॉट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। तो ये इसको g/2 बोल देता हूँ और इसको भी g/2 बोल देता हूँ, ओके। तो इससे क्या होगा, mg प्लस g/2, और यह जाएगा mg माइनस g/2, तो ये आपके पास आ जाएगा m 3g/2, और यह जाएगा mg/2, ओके। तो टेंशन व्हेन द सिस्टम इज गोइंग अप अपॉन टेंशन व्हेन द सिस्टम इज गोइंग डाउन इज m 3g/2 upon mg/2, mg cancel, 2 cancel, तो 3:1, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपको ये हमने थ्योरी में भी देखा है दैट व्हेन द सिस्टम इज गोइंग अप तो फोर्स के इक्वेशन में g प्लस ए होता है, और जब सिस्टम नीचे आता है तो फोर्स के इक्वेशन में g माइनस ए होता है, राइट। तो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, जस्ट अ मिनट। तो you need to know basics, of course। basics theory इसीलिए लिया जाता है यहाँ पे that you need to know this। हमारे पास एक थ्रेड है, थ्रेड पे एक मास है 1 kg का, आपको टेंशन निकालना है थ्रेड में जब सिस्टम ओवरऑल ऊपर जा रहा है, तो सिस्टम इज ओवरऑल गोइंग अप। तो इन दिस केस when the system is going up with acceleration 4.9 मतलब 9.8/2 मतलब g/2, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg प्लस a। जब सिस्टम ऊपर जाता है तो हमने ये इक्वेशंस डिराइव की है ऑलरेडी, तो 1 और g प्लस g/2, तो ये आ गया 3g/2, ओके। तो ठीक है, अगर मैंने वहाँ पे m लिख भी दिया था तो डजंट मैटर, क्योंकि m कैंसिल हो जाएगा वैसे लोगे तो। So if you are talking about this m over here, जो मैंने m यहाँ पे लिखा है, तो m की वैल्यू 1 है, तो इट्स ओके, m कैंसिल ही होने वाला है वैसे भी, डजंट मैटर रियली। तो यहाँ पे टेंशन व्हेन द सिस्टम इज गोइंग डाउन g माइनस ad, और ad मतलब एक्सेलरेशन व्हेन इट इज मूविंग डाउन इज अगेन सेम। उन्होंने वापस से बोला है कि ये 4.9 है, मतलब 9.8/2 और g/2 है, और m की वैल्यू 1 डाल दोगे तो ये g/2 आएगा। तो टेंशन व्हेन द सिस्टम इज मूविंग अप टू दैट ऑफ व्हेन इट इज मूविंग डाउन, cg/2 अपॉन g/2, तो 3/1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 5,000 kilogram rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be। हमने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए हैं, बट स्टिल आपको याद होगा एक्चुअली हमने यही क्वेश्चन सॉल्व किया था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑप्शन नंबर बी आंसर आया था उसका। मैं फिर भी बता देता हूँ, फोर्स इन दिस केस इज u dm/dt। हमने ये रॉकेट प्रोपल्शन का केस देखा है where force is u is basically exhaust speed, तो जो गैस बाहर आ रहा है उसका स्पीड है, dm/dt is rate of loss of mass,
एंड द सिस्टम इज गोइंग अप, क्योंकि रॉकेट ऊपर जा रहा है तो mg+a, रॉकेट ऊपर जा रहा है तो mg+a। हमको dm/dt फाइंड करने के लिए बोला है, तो इट इज mg+a/u। तो m इज 5000, g+a, g की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 20 है, अपॉन u की वैल्यू आपको दी है 800। इसको सॉल्व करना है, 5 × 10⁻³ × 30/800। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। तो ये आ जाएगा आपका बेसिकली इन शॉर्ट 15/8 × 10⁻², मतलब ये आपका आ जाएगा 1.87 समथिंग × 10⁻², मतलब 187.5 किलोग्राम पर सेकेंड। ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। सो द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर्मूलाज फ्रॉम रॉकेट प्रोपल्शन। ओके, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass 5 kilogram is moving horizontally at a speed of 1.5 meter per second. A perpendicular force of 5 Newton acts on it for 4 seconds. Okay. What will be the distance of the block from the point where the force started acting? Good question. हमारे पास एक ब्लॉक है जो initially the block is moving horizontally, so the block is moving in this particular direction like this. Okay. तो इसका जो इनिशियल मोशन है, इसका स्पीड आपको दिया है, स्पीड इज हॉरिजॉन्टल स्पीड इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये मूव हो रहा था तब इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हुआ। तो द ब्लॉक वाज मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग x डायरेक्शन with speed of 1.5 meter per second. Then when it was moving, एक force act हुआ vertical direction में, which is 5 Newton, and it is acting for 4 seconds. So starting from initial position, है ना, what will be the displacement of the block? मतलब मान लेते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन है, तो ओरिजिन मैंने यहीं पे सेट कर दिया। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन हमने ओरिजिन सेट कर दिया ऑलरेडी। तो where will be the block after 4 seconds? तो इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो ऐसा है, ये ब्लॉक कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा बिकॉज ऑफ द टू फोर्सेस, है ना। एक्स डायरेक्शन में मोशन था, वाई में भी मोशन था, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। मतलब बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। मतलब अल्टीमेटली यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस है, एस बार, एंड यू हैव दिस एज एस एक्स, दिस एज एस वाई। तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए वेक्टर्स का। डिस्प्लेसमेंट एस बार का मैग्नीट्यूड ये आएगा √x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया मैं उनके लिए वापस रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास एक ब्लॉक है जो मूव हो रहा था अलोंग x डायरेक्शन विद वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब while it was moving, एक वर्टिकल फोर्स इस पे एक्ट हुआ, and because of the vertical force ये ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा है यहाँ पे। तो Sx कैसे फाइंड करेंगे? Sx इज uxt, ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन 1.5 बोला ही है। ओके, इनटू t, टाइम कितना, टाइम का कितना दिया है 4 सेकंड्स, तो ये आ गया 6 मीटर।
एस वाई कैसे फाइंड करोगे? एस वाई विल बी हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर क्यों लिखा? एक्चुअली मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। एक्चुअली वी आर राइटिंग डाउन लाइक दिस, यू एक्स टी आपको पता है, you remember s equal to ut plus 1 half a t square, so 1 half a x t square, okay, ux was 1.5, t is 4 and acceleration along x direction तो है ही नहीं, ऐसे बोला है क्या कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? नहीं है, तो इससे ये आएगा आपके पास टोटल 6 मीटर। सिमिलरली y कंपोनेंट भी ऐसे लिखोगे u y t plus half ay t square. But according to the question, initial फोर्स y डायरेक्शन में था नहीं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो 0 प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपके पास ए वाई इज फोर्स इन वाई डायरेक्शन अपॉन मास इनटू टी स्क्वायर, बिकॉज एक्सीलरेशन बाय डेफिनेशन इज फोर्स अपॉन मास। तो हाफ फोर्स कितना है? 5 न्यूटन का, मास कितना है? 5 किलोग्राम है, टाइम कितना है? 4 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, 16/2 is 8। तो आपको y कंपोनेंट भी मिल गया डिस्प्लेसमेंट का। तो वंस यू हैव x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, you can directly find out what is total displacement s under root of sx square plus sy square, that is equal to 6 square plus 8 square, मतलब 100। 6 square is 36, 8 square is 64, root of 100 is 10, तो 10 मीटर आ गया आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक ब्लॉक था जो मूव हो रहा था अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब इस पे फोर्स एक्ट हुआ फॉर 4 सेकेंड एंड द फोर्स वाज अराउंड वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स बोला है, 5 न्यूटन का फोर्स है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द पॉइंट वेयर द फोर्स स्टार्टेड एक्टिंग? तो फोर्स जहाँ पे एक्ट होना स्टार्ट किया वहां से डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब आपको बेसिकली एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है। एस एक्स कैसे निकालते हैं, एस वाई कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने बताया है, एंड देन इट इज जस्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम has an initial velocity of 3 meters per second along OE, okay, and it is subjected to a force of 4 Newton in direction perpendicular to OE. The distance of the body from O after 4 seconds will be exactly same question है, exactly same question है। तो ये क्वेश्चन भी वही है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है, that's it। ओके, तो ऐसा है कि यही डायग्राम यूज कर सकते हो आप। So what they are telling you is a body of mass 2 kilogram has an initial velocity of 3 meter per second along OE। तो ये 1.5 की जगह पे this is 3 meter per second, मतलब ux is 3 along OE, तो यहाँ पे x की जगह पे इसको e बोला है, that's it, ये e है। along OE, O से e, सिर्फ नाम चेंज कर दिए। ओके, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स था वो 5 न्यूटन था पिछले केस में, इस केस में वही फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स ये 4 न्यूटन है, और अभी भी 4 सेकंड के लिए ही एक्ट हो रहा है। तो डिस्टेंस क्या आएगा, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, तो वापस आप वही करोगे, आप बोलोगे एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ए एक्स तो 0 ही है, ओके, तो ux is 3 टाइम is 4, मतलब 12 मीटर आ गया। सिमिलरली sy will be half ay t square, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y था नहीं, तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ ay is fy by m t square, तो ये आपको मिल जाएगा, दिस इज, you will get this as half fy force is 4 upon 2 t square, टाइम वापस 4 सेकंड बोला है उसका स्क्वायर, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया,
तो 4 into 4 आपके पास 16 आ गया, तो 16 मीटर आ गया। ओके, सो S इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर, मतलब ये आ गया आपके पास 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज 144 एंड 16 स्क्वायर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज 256, तो ये टोटल आ गया आपका 400, मतलब टोटल 20 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। सी, तो इफ यू अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन, आपको अगर एक क्वेश्चन समझ में आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का सेम वे में फॉलो होता है। सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज किया है, दैट्स इट, ओनली थिंग दैट वाज अल्टर्ड वाज नेम्स, बाकी सब सेम रखा गया था, राइट। तो एक बॉडी मूव हो रहा था अलोंग OE विद इनिशियल स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, उस पे एक फोर्स लगा दिया 4 न्यूटन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फॉर 4 सेकंड्स। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स विल बी, तो एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, राइट। सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई है तो आंसर्स चेंज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी हमने लिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई रिमेंबर a block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block will be. So let me check. I remember ये हमने लिया है. Here we go. तो ये वो आपका क्वेश्चन है. So this question was taken in lecture number 4th, question number 6. So instead of doing it again, I would want you to check it by yourself once again. क्यों? क्योंकि फिर उतने टाइम में एक नया क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ है बेसिकली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें भी 6 था, उसमें भी 6 था। What a coincidence. So, a body of mass 8 kilogram is moved by a force of 3x Newton. Body का mass 8 kg, force है 3x Newton, where x is distance covered. Initial position is 2 meter and the final position is 10 meter. Initial speed is 0 meter per second. The final speed is. Very good question and an easy question of course. तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइनल स्पीड फाइंड करने के लिए बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझना जरूरी है। मास आपको दिया है, फोर्स आपको दिया है 3x, तो फोर्स जो है, मास तो ठीक है, मास इज कांस्टेंट वैल्यू, बट फोर्स जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड। जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा उतना ज्यादा फोर्स एक्ट होगा। ओके, सो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे के रखा है, इनिशियल स्पीड दे के रखा है, फाइनल स्पीड पूछा है आपसे, तो कैसे करेंगे? तो द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी एक ब्लॉक मूव होगा तो हमारे पास एक ब्लॉक था जिसका मास था 2 किलोग्राम, 2 kg का ब्लॉक है, इनिशियल स्पीड इसका 0 है। ओके, देन इनिशियल स्पीड 0 है, इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 2 है, सो u इज 0 एट x इक्वल टू 2, ऐसा है, u इज 0 एट x इक्वल टू 2। अब ये ब्लॉक जो है इट इज मूविंग, तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी एट x इक्वल टू 10 मीटर, ऐसा पूछा है आपको, राइट। तो देयर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक, आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 x इक्वल टू 2 पे दिया है, फाइनल वेलोसिटी भी आपको x इक्वल टू 10 पर पूछा है। दूसरा, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, बाद में बॉडी मूव हो रहा है क्योंकि उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, गुड, तो फोर्स इज एक्टिंग। ओके, तो जो भी एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हुआ ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो मैं बोल सकता हूँ initial kinetic energy of the body is 0, final kinetic energy of the body is
हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब क्या चेंज हुआ है? काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ है। कैसे चेंज होगा? क्योंकि वर्क डन होगा तब चेंज होगा ना। how will kinetic energy of body change due to work done? So I can say increment या फिर change, increase in kinetic energy, increase in kinetic energy is equal to work done. Increase in kinetic energy मतलब final kinetic energy minus initial kinetic energy and work done. वर्क डन कैसे निकालते हो आप? वर्क डन एफ डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल टू 2 से तो x इक्वल टू 10 तक लिमिट्स दिए हुए हैं हमारे पास। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल तो जीरो था क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। फोर्स क्या है? फोर्स है आपके पास 3x इंटू डी एक्स, एक्स इक्वल टू 2 टू एक्स इक्वल टू 10। तो मैं 2 10 लिख रहा हूँ, मैं x इक्वल टू नहीं लिख रहा हूँ इस पर। ये आ गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद x dx 2 to 10। तो ये आ गया 3 x square by 2 2 to 10। Okay, right, so this is how you can solve this up। ये आ गया आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3 by 2। अपर लिमिट मतलब 10 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट मतलब 2 स्क्वायर, कैंसल कैंसल। ओके, देन मास आपको दिया है 8 किलोग्राम, तो 8 वी स्क्वायर इक्वल टू 3, 10 स्क्वायर 100 माइनस 2 स्क्वायर 4, तो 3 into 96, तो आपको मिल जाएगा ये बेसिकली। You will get this to be equal to, let me make some space, just a minute, we are short of space। So ये आपको मिल जाएगा 8v square equal to 3 into 96। ओके, तो इसको सॉल्व करो and you will get the value of v। v square equal to, अभी ये आप 4 का फैक्टर है, 4 2 ज़ा and this is 4 24 24 ज़ा, मतलब 1 ज़ा and 12 ज़ा 36, तो v square is 36, तो v is equal to 6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 8 किलोग्राम है, उसको हमने एक फोर्स 3x न्यूटन से मूव किया। इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 2 था, फाइनल पोजीशन x इक्वल टू 10 है। इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड पूछा है। जब इनिशियल स्पीड 0 था मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था। फाइनल स्पीड पूछा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी रखा हुआ है, रेस्ट पे है, आप उसको मूव कर रहे हो विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स व्हिच इज 3x न्यूटन, तो बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, तो वर्क डन करना पड़ा ना उसको मूव करने के लिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए वर्क डन हमको करना पड़ा। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दैट्स इट। फोर्स क्या है? 3x है, तो हमने इंटीग्रेट कर लिया। क्यों इंटीग्रेट किया? क्योंकि 2x इक्वल टू 2 से तो x इक्वल टू 10 तक फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई हो रहा है, तो 2 से लेके 10 तक इस पूरे डिस्टेंस में हमको कितना वर्क डन हुआ है 2 से 10 तक लेके जाने में, पूरे इंटरवल में देखना पड़ेगा, इसलिए हमने इंटीग्रेशन किया है फ्रॉम 2 टू 10। तो इंटीग्रेशन कब करते हैं, डेरिवेटिव कब करते हैं, ये मैंने पहले बताया है, और मैं एक लेक्चर और इस पर कंडक्ट करने वाला हूँ, 2 लेक्चर्स डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन मिला के। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको स्लाइटली। द आइडिया इज, हमको एक ब्लॉक को सम पोजीशन, इनिशियल पोजीशन xi से फाइनल पोजीशन xf तक ले जाना है। तो हम नॉर्मली करते क्या है, हम लोग नॉर्मली स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, dx dx dx,
तो हम बोलते हैं कि ओके पहले हमने dx से मूव किया, फिर हमने dx से मूव किया, तो टोटल हमने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे लाया है बाय मूविंग द ऑब्जेक्ट अमंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स dx ले रहे हो और आप ऑब्जेक्ट को इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे ला रहे हो। तो हर बार जब आपने पहली बार डिस्प्लेस किया होगा तब आपको वर्क डन करना पड़ा होगा, फिर सेकेंड टाइम आपको वर्क डन करना पड़ा होगा, फिर थर्ड टाइम आपको वर्क डन करना पड़ा होगा, सो ऑन सो फोर्थ, है ना। तो हर बार आपने वर्क डन किया है, बेसिकली एवरी टाइम यू हैव डन वर्क। तो हर बार कितना वर्क डन किया, dw dw dw। तो टोटल वर्क डन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ओवर ऑल द वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। व्हाट इज dw, फोर्स इनटू dx, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। तो यही तो हमने लिखा है वहां पे, सेम थिंग वी हैव रिटन ओवर हियर। उसके बाद तो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला पता होगा आपको, तो फिर आप v की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने इंटेंशनली यहाँ पे वेक्टर का क्वेश्चन डाला है, क्योंकि वेक्टर्स यू विल नीड while solving questions on many topics of physics। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर लगेगा आपको, ओके। तो यहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में लगेगा, आगे फ्रिक्शन में भी आपको वेक्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है। टू फोर्सेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड्स, मतलब F1 और F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, F act on a body and the magnitude of resultant force, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा that is F/3, angle between the two forces is। अगर आपको वेक्टर्स अच्छे से याद है या फिर वेक्टर्स आपको अच्छे से समझा है, तो यू नीड टू रिमेंबर फॉर्मूलाज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो याद रखना जरूरी है। आपको पता है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर, है ना, which gives you the same effect of two vectors combined together। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट है बेसिकली, इसका फॉर्मूला था f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है F/3, पहले का और दूसरे का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आई कैन राइट लाइक दिस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इन ऑल ये आ गया आपका 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं 2f स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। अब what you can do is square on both sides, so f square by 9 equal to 2f square 1 plus cos theta, f square cancel हो गया, तो 1 by 18 equal to 1 plus cos theta। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, बहुत सिंपल है ये। तो you will get from here cos theta as 1 by 18 minus 1, मतलब minus 17 by 18, मतलब cos theta is minus 17 by 18, मतलब theta is cos inverse of minus 17 by 18, ऑप्शन नंबर ए। तो टेक अवे पॉइंट्स इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, तो बहुत सिंपल सी चीज थी। हमारे पास दो फोर्सेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड F/3 है, ओके। हमको पता होना चाहिए दो फोर्सेस का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, तो इट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 cos ऑफ थीटा अंडर रूट के अंदर, फिर R की जगह पे F/3, F1 की जगह पे F, दैट्स इट।
सॉल्व करते जाओ, यू विल गेट cos इनवर्स ऑफ -17/18 as थीटा। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, when forces F1, F2 and F3 are acting on a particle of mass m such that F2 and F3 are mutually perpendicular, then the particle remains stationary. If the force F1 is now removed, then the acceleration of the particle is. It is a very good question. हमको बोला है कि there are three forces, F1, F2, F3. They are acting on a particle of mass m such that F2 and F3 are mutually perpendicular. Then the particle remains stationary. तो तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे थे पार्टिकल पे, है ना, और F2 F3 जो था वो परपेंडिकुलर था, तो ये F2 मान लेता हूँ मैं, and then I assume this is F3 because F2 and F3 are mutually perpendicular. So let me take it this way. This is F3 force, you have F2 force here, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना बहुत, समझना बहुत जरूरी है। F1, F2, F3 तीन फोर्सेस थे जो एक पार्टिकल ऑफ मास m पे एक्ट हो रहे हैं such that F2 and F3 आर परपेंडिकुलर। तो F3 के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता, F3 को इन दोनों का रिजल्टेंट की डायरेक्शन में, मतलब इन दोनों के डायगोनल के डायरेक्शन में होना पड़ेगा। तो ये आ गया F3, सॉरी F1। So according to the question, F1 will be along the diagonal of F2 and F3. तो इसका मतलब ये होता है कि F1 जो है it is equal to under root of F2 square plus F3 square। ये अभी आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि हमने वेक्टर्स इतना ज़्यादा किया है कि you should know by now। कैसे आया, तो पाइथागोरस थ्योरम से। ये F3 है, यहाँ पे ये F2 है, तो F1 जो है, F1 ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो आपको पता है F1 अंडर रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। ये नहीं भी पता होगा तो F1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos ऑफ एंगल बिटवीन F2 एंड F3। एंगल कितना है F2 F3 में? 90 डिग्री एंगल है, cos 90 0 है, तो ये आपको पता होना ही चाहिए अब। ओके, तो पहले तो आपको ये बताया है। In this case, the particle remains stationary, मतलब net force is 0. Okay, अब in the absence of F1, क्योंकि मैंने अगर F1 को रिमूव कर दिया, then acceleration क्या आएगा? Sorry, acceleration होगा net force upon mass। What is net force, by the way? What is net force? It is simple thing, है ना। अगर F1 हटा दिया तो net force कितना बचा? मैंने F1 हटा दिया तो net force कितना बचा? F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर बचा अपॉन मास इज m। क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के बताया है, दे आर एक्चुअली बोलते हैं ना टीजिंग यू। तो ये आ गया आपका F1 स्क्वायर का रूट। ओके गुड, तो यू विल हैव जस्ट F1 by m। तो आई विल अगेन टेल यू कि ये आया कैसे। सॉरी फॉर दिस। क्वेश्चन में आई विल रिपीट दिस पार्ट क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है। तीन फोर्सेस थे, क्या क्या तीन फोर्सेस? F1, F2, F3। यस, सो दीज थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m। तो मैंने यहाँ पे एक मास m का पार्टिकल रख दिया है such that F2 and F3 are perpendicular, right? Okay, then the particle remains stationary। F2 और F3 परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि जो F1 फोर्स है ये F2 और F3 के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में है। गुड, तो हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। और पार्टिकल रेस्ट पे है, मतलब नेट फोर्स इज 0। अब अगर हमने F1 फोर्स हटा दिया तो क्या मतलब होता है?
F1 फोर्स हटा दिया का मतलब ये होता है कि जो F2 फोर्स है इट विल बी एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ये F2 है acting along this direction, और F3 is acting along this direction. अब ये आ गया आपका F3, ये आ गया आपका F2, F1 तो है नहीं, F1 नहीं है ना, F1 नहीं है क्या मतलब होता है that the particle will now move, पहले मूव नहीं हो रहा था, अब पार्टिकल मूव होगा, कहाँ मूव होगा, F2 और F3 को जो डायगोनल होगा उस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ। So this is the direction of resultant force. Now this is resultant force R, correct? Right. What is net force? तो net force कैसे निकालते हो आप? आपको पता है how do you find out net force? What is net force? ये आपका F3, ये आपका F2. What is net force? Net force R कैसे निकालोगे? Simple है. Net force is R upon mass m. What is R? R square is root of F2 square plus F3 square. Okay. So R is root of this. तो आप लिखोगे A equal to under root of F2 square plus F3 square by m. But F2 square plus F3 square under root क्या था? ये F1 था ना? ये F1 था, तो from equation number 1 it is F1 by m. हो गया ऑप्शन नंबर 1. मतलब इन रियलिटी ये क्वेश्चन जोक था, ये क्वेश्चन यहाँ डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही खत्म हो गया था. ओके, सो इट इज सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड बी डूइंग एज एन असाइनमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है. You need to do this question as assignment, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने आपको कोई असाइनमेंट नहीं दिया है, तो you should be doing this as an assignment. Okay? तो to conclude, Newton's laws of motion हमारा आज खत्म हो गया है. तो in the next lecture we will start with friction. Okay?